समय था, सुरेश और अनीता पति पत्नी दोनों संबंध बना रहे थे। दरवाजा बंद था और खिड़की खुला हुआ था। खिड़की बंद करना भूल गए थे। रात का समय था। सुरेश की चाची को लोकशंका लग गया। वह अपने बिस्तर से उठकर लोकशंका करने जाने लगी। तब तक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह खिड़की के तरफ जाने लगी और खिड़की से देखने लगी। सुरेश और अनीता दोनों नागिन की तरह लिपटे हुए, लाइट जलाए हुए संबंध बना रहे थे। वह खिड़की के तरफ जाकर खड़ी हो गई और खिड़की से देखने लगी। सुरेश की चाची जब सुरेश और उसके पत्नी को संबंध बनाते हुए देखने लगी तो उसके मन के अंदर वासना जाग गई। वह टॉयलेट रूम में गई टॉयलेट करके और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मोबाइल उठाई और मोबाइल में नंबर ढूंढने लगी। सुरेश के पड़ोसी जो दोस्त था उसका नंबर लगाई और उससे बात करने लगी। कहने लगी, मेरे रूम में चले आओ, बहुत जरूरी है। चुपके से आना, कोई जान न पाए, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सुरेश का दोस्त संतराम जब सुरेश की चाची मोनिका की बातों को सुनता है तो वह कहता है, कैसे आऊं? तो वह कहती है, मैंने दरवाजा खोल दिया है, तुम चुपके से आ जाओ, कोई जान न पाए, तुम्हारा दोस्त भी न जान पाए। वह रात में उठकर आता है और सुरेश की चाची के रूम में चला जाता है और दरवाजा वह बंद कर लेती है। उनके बेड पर वह बैठ जाता है और वह कहता है, क्या कहना चाहती हो? वह उसके बगल बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाती हूँ, तुम उसे देखो और फिर उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगी। और वह 61-62 वाला पिक्चर मोबाइल में लगा देती है और कहती है, इसे पूरा देखो। वह पूरा देखता है। उसके बाद में वह उसके बगल बैठ जाती है और कहती है, जब तुम मेरे घर आते हो सुरेश के साथ तो तुम्हें देखकर मेरे मन के अंदर प्यार जाग उठा है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ। ऐसा कहते हुए वह सुरेश के दोस्त के गले लग जाती है। संतराम के गले मोनिका लग जाती है और दोनों के मन के अंदर वासना जाग जाती है और दोनों अवैध संबंध बना लेते हैं। सारी रात अवैध संबंध बनाते हैं। सुबह जब 4 बज जाता है तो वह चुपके से उस रूम से निकल जाता है, अपने घर में चला जाता है। अब संतराम और मोनिका के संबंधों का सिलसिला लगातार चलता रहता है, क्योंकि मोनिका का पति बाहर प्रदेश कमाने गया था। मोनिका अकेली थी। संबंधों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। एक रात की बात है, सुरेश रात में जागता है और वह लोकशंका करने के लिए टॉयलेट रूम में जाता है तो चाची के रूम से कुछ आवाज आती है। वह सोचता है चाचा जी नहीं है, पर यहाँ कौन है, और जाता है खिड़की की होल से देखता है तो उसका दोस्त संतराम और उसकी मोनिका चाची दोनों नागिन की तरह लिपटे रहते हैं। दोनों नग्न अवस्था में होते हैं। दोस्त और चाची को ऐसा करते हुए देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोच में पड़ जाता है। फिर वह घर में जाता है, लाठी निकालता है और संतराम के निकलने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही संतराम उसके चाची से मिलकर बाहर निकलता है तो पीछे से वह उसके सर पर वार कर देता है और जैसे ही वह गिर जाता है तुरंत वह उसके गले को दबा कर मार देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है और उसके पैर को खींच करके गली में फेंक देता है। जब सुबह होती है तो गांव वाले देखते हैं संतराम गली में पड़ा हुआ है और मरा पड़ा हुआ है। संतराम के घर वाले भी आकर देखते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है और चारों तरफ जो पड़ोसी थे सबसे पूछते हैं। फिर पुलिस वाले कातिल को पकड़ने के लिए एक तरकीब निकालते हैं। कहते हैं, जितने भी पड़ोसी हैं सबके घरों में पता लगाओ कि कोई घर से बाहर तो नहीं गया है। तो सबके घर में पता लगाते हैं, कोई बाहर नहीं गया था। केवल जो सुरेश था, मोनिका का जो भतीजा था, वही घर में नहीं था। तो पुलिस वाले सुरेश को ढूंढने लगते हैं और इधर पड़ोसियों से कह देते हैं कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। जब तक कातिल पकड़ा न जाए तब तक घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। और इधर जो संतराम की लाश थी, उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और सुरेश को ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ ढूंढते हैं, जब नहीं मिलता है तो सभी पुलिस वाले स्टेशन पर जाते हैं और स्टेशन पर उसके फोटो को देख करके ढूंढने लगते हैं। वह ट्रेन में बैठा हुआ था, ट्रेन चलने वाला ही था, तब तक उसे पकड़ लेते हैं और थाने में लाकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। तब वह कहता है कि हाँ, मैंने ही उसका कत्ल किया है, क्योंकि मेरे चाची के साथ वह अवैध संबंध बना रहा था और मैंने देख लिया, इसीलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, एक और ठुकाई ऑपरेटर का बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक अंत हुआ। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी दोस्तों को प्यार। बूढ़े माता पिता का असली सहारा बहू होती है, ना कि बेटा। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए गणेश ने अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो
मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 15 दिन क्या 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात, तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका। गणेश ने बड़ी अक्कड़ में कहा। ज्योति मुस्कुराती हुई ट्रेन में बैठी गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8:10 ही हुए थे, तो गणेश ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसे ले चलूं, ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गाला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता है भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद गणेश ने दवाई का डब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा, तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर ही देती है। गणेश ने ज्योति को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद गणेश को उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना गिन गिन कर दिन काट रहे थे। दोनों सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। गणेश अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। गणेश को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार गणेश को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही ज्योति को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूखे चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। गणेश को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई